मेरा नाम सुरेश है और आज जिस दास्ता के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मेरे साथ आज से करीबन 10-12 साल पहले घटी थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक गांव में नया नया काम पे लगा था। उस गांव का नाम गोपालगंज था और ये गांव उत्तर प्रदेश के एक पुराने ज़िले में बसा हुआ है। दरअसल उस गांव में मैं एक हेल्थ वर्कर जैसे गवर्नमेंट सब सेंटर में काम करता था और वो सेंटर उस गांव से बस थोड़ा सा ही दूर था। वैसे तो वहां मेरे साथ एक नर्स जिनका नाम अमृता था और एक हेल्पर किशन भी होता था, लेकिन नर्स शाम होते ही अपने घर चले जाया करती थी और रात में अगर गांव में किसी को सेहत से जुड़ी कोई भी ज़रूरत पड़ती थी तो मैं ही वहां जाता था। अब ये ऐसी ही एक रात की बात है। उस दिन मुझे देर रात गांव के घर से बुलावा आया था। वहां एक बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी तो मैं उसकी तबीयत देख और उसे कुछ दवाइयां देने के बाद वापस से कंपाउंड की तरफ जा रहा था। उस वक्त वापस जाते वक्त मैंने देखा कि रात बिल्कुल सुनसान और वीरान सी थी। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। अब वो जो रास्ता था वो गांव के घरों के बाद एक गेहूं के खेत से होकर गुजरता था और मैं वहीं से अपनी लालटेन हाथ में लिए गुजर रहा था। लेकिन वहां से गुजरते हुए अचानक से मुझे दूर अपने पीछे से किसी के घुंघरों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुन मैं अचानक से रुक गया और अपने पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन चांद की उस रोशनी में हवा से हिलते हुए पेड़ों और झाड़ियों के अलावा मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखा। शायद कोई पत्तों के हिलने या किसी जानवर के इधर उधर छलांग लगाने की आवाज होगी। मैंने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा और फिर से आगे की तरफ मुड़ अपनी लालटेन हाथ में लिए वहां से जाने लगा। उस वक्त हवा इतनी तेज चल रही थी कि वो बड़े बड़े पेड़ों के पत्तों से टकरा एक सिरसिराहट की आवाज कर रही थी, जो सुनने में किसी इंसान की फुसफुसाहट जैसी निकल बाहर आ रही थी। उस समय न जाने क्यों लेकिन मुझे बहुत अकेला महसूस होना शुरू हो गया और मैंने अपने कदमों की गति थोड़ी तेज कर ली। लेकिन अब फिर से मुझे अपने पीछे दूर कहीं से किसी के घुंघरों की तेज आवाज आई और इस बार ये आवाज पहले से काफी नजदीक थी। मैंने झट से फिर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अभी भी मुझे अपने पीछे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। पर मेरे दिल की धड़कनें अब काफी बढ़ चुकी थी और इतनी तेज हवाओं के बावजूद भी मेरा चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। मैं जानता था कि इस बार मुझे कोई वहम नहीं हुआ था, यह पक्का किसी के घुंघरों की ही आवाज थी। अब मैंने उसी घबराहट में अपनी लालटेन को कस के पकड़ा और वहां से मुड़ आगे कंपाउंड की तरफ थोड़ी और तेजी से जाने लगा। लेकिन मुझे वहां से चले 10 कदम भी नहीं हुए थे कि मुझे अपनी दाईं तरफ से उन घुंघरों की आवाज फिर से आई। लेकिन इस बार वो आवाज 3 बार आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां से मुझे कोई इशारा कर रहा हो कि मैं उस तरफ मुड़कर देखूं। और अब मैंने उसी भय में कपकपाते हुए अपनी दाईं तरफ देखा और अभी मैं उन घुंघरों की आवाजों के डर से निकला भी नहीं था कि वहां मुझे एक ऐसा मंजर दिखा जिसे देख मेरे शरीर का खून ही जम गया। मैंने देखा कि मेरी दाईं तरफ मुझसे सिर्फ 20 कदम की दूरी भरी एक औरत खड़ी हुई थी। मैंने ध्यान दिया कि वो खेत के साथ वाले जंगल के बिल्कुल बाहर ही खड़ी थी। उस औरत ने गाढ़े लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसकी पीठ मेरी तरफ थी, जिसकी वजह से मुझे उसका चेहरा दिख नहीं पा रहा था। मुझे बस उसके खुले और लंबे बाल रात की हवा में झोलते हुए दिख रहे थे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती जब मैं उस वक्त खुद को झूठी तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि यह सिर्फ गांव की कोई मामूली औरत होगी कि अगले ही पल मेरी नजर उसकी साड़ी के नीचे से निकलते हुए उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर सही दिशा में नहीं थे क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ होने के बावजूद भी उसके पैर मेरी तरफ थे। इसका मतलब सिर्फ यही था कि इस औरत के पैर उल्टे थे। ये सब देख मेरे पैर तो जैसे वहीं खड़े जम गए। मैंने हाथ में लालटेन को कस के पकड़ा हुआ था, लेकिन मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे। वो औरत वहीं बिना हिले डुले किसी मूर्ति के जैसे खड़ी हुई थी, जैसे वो जानती हो कि मैं उसी तरफ देख रहा हूं।
हवा तेज चलने लगी और उस हवा में उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे, लेकिन उसके पांव बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। उस वक्त डर के मारे मेरा दिमाग इतना हिल चुका था कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूं। और तभी उस औरत की मुंडी पीछे मेरी तरफ धीरे करते हुए मुड़ने लगी, और अब वो सब देख मेरी हिम्मत पूरे तरीके से टूट चुकी थी। मैं बिना सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। भागते हुए लालटेन मेरे हाथों में इधर उधर झूल रही थी। मेरी सांसें भी बहुत फूल चुकी थी और मेरे पैर उस मिट्टी के रास्ते पर बार बार फिसल रहे थे, पर मैं सिर्फ भागता ही रहा। उस वक्त भागते हुए मुझे उस औरत की एक डरावनी और हंसने की आवाज आ रही थी, लेकिन मैं बिना पीछे मुड़े वहां से भागता ही रहा। 10 मिनट बाद किसी तरह गिरते संभलते मैं कंपाउंड के गेट तक पहुंच गया। अंदर घुस मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और उस पर अपनी पीठ टिकाकर नीचे गिर गया। उस वक्त मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि मेरी छाती में अब दर्द हो रहा था। कंपाउंड के अंदर एक छोटी सी ट्यूबलाइट जल रही थी और सामने एक काउंटर था। अब जब मेरी सांसें थोड़ी धीमी हुई तो मैं मनी मन खुद से सवाल करने लगा, आखिर जिस किसी को भी मैंने आज रात देखा था वो कौन थी? क्या मैं पागल तो नहीं हो गया हूं? लेकिन मैं अच्छे से जानता था कि वो सब मेरा कोई वहम नहीं था। मैं जमीन से उठा और कंपाउंड के अंदर ही अपने कमरे में चला गया। उस कमरे में मेरे साथ हेल्पर भी रहता था जिसका नाम किशन था। किशन लगभग 5-6 महीने से यहाँ काम कर रहा था और वो गांव के पास वाली बस्ती से ही आया था। किशन एक बहुत ही मेहनती लड़का था और उसका ज़्यादातर काम साफ सफाई करना और दवा सामान सेट करना होता था। जब मैं कमरे में घुसा तो वो अपनी चारपाई पर लेटा अपना मोबाइल चला रहा था और उसने मेरे सफ़ेद पड़े चेहरे को देख मुझसे पूछा, अरे सुरेश भाई, इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ है आपका? सब ठीक तो है ना? अभी मैंने कुछ भयानक सा देखा था यार, मैंने उसे जवाब देते हुए कहा और उसे मेरे साथ हुए सारे वाक्य के बारे में बता दिया। मतलब आप कह रहे हो कि आपने एक ऐसी औरत को देखा जिसके पैर उल्टे थे? किशन ने मुझसे हैरान होते हुए पूछा और यह कहने के बाद वो मुझ पर हंसने लगा। क्या सुरेश भाई, आपने भी दारू पीना स्टार्ट कर दिया क्या? किशन वैसे तो बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन कभी कभी वो बेकार के मजाक भी करता था। लेकिन उस वक्त मैं उसे यकीन दिलाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और किशन को बिना कुछ जवाब दिए अपनी चारपाई पर लेट गया। लेकिन लेटने के बाद भी वो पूरा वाक्य मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म के जैसे चले जा रहा था। लेकिन अब उस घटना के बाद कुछ दिन बीत गए और सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा सही और साधारण चलने लगा। दिन का रूटीन भी पहले जैसा चलता। गांव के लोग वहां दवाइयाँ और इंजेक्शंस लगवाने आते। नर्स दीदी अमृता भी हमारे साथ ही वहां काम करती और शाम को घर चले जाती, और उसके बाद मैं और किशन साथ ही में वहां रात का काम संभालते। कभी कभी हम छत में भी चले जाते थे। गांव की वो ठंडी हवा और शांत माहौल देख लगता था ये सब कुछ ठीक है। किशन भी मुझे अपनी बातें बताता था कि उसके गांव में सब कैसे हैं, और वो मुझसे कभी कभी हंस के कहता, सुरेश भाई, आप तो यहाँ के लोगों के लिए देवता जैसे हो। हर वक्त बुलावा आता है और आप तुरंत ही वहां चले जाते हो। मैं भी इस बात पर हंस देता। इसके अलावा मैं बीच में 1-2 बार रात में भी बाहर गया था, लेकिन अब मुझे ऐसा वैसा कुछ नहीं दिखा था। मैं खुद से कहता, वो जरूर मेरे मन का कोई वहम ही होगा, या वो सब किसी की कोई बेकार की शरारत ही होगी। लेकिन एक दिन सब कुछ इतना जल्दी बिगड़ गया जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुझे तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि मेरे साथ आगे क्या क्या होने वाला था। अब ये ऐसी एक साधारण दिन की बात है। दोपहर के 3 बज रहे थे और मैं अंदर कंपाउंड में ही बैठा अपने रजिस्टर पर कुछ एंट्रीज लिख रहा था। तभी गांव से एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, सुरेश भाई, मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ख़राब है। आपको फ़ोन नहीं लग रहा था इसलिए यहाँ खुद ही आ गया। क्या आप मेरे साथ घर चल सकते हैं? उसकी माँ की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और उस आदमी के साथ उसके घर चलने लगा।
उनका घर थोड़ा दूर एक तालाब के किनारे पर था। गोपालगंज के लोग अक्सर सुबह उस तालाब से पानी भरते और घाट पर अपने कपड़े धोया करते थे। सुबह और दोपहर के वक्त वहां कई गांव की औरतों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रात के वक्त उस तालाब के पास कभी भूल कर भी मत जाना, क्योंकि वहां किसी औरत की आत्मा घूमती है। पर यह सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही थी, जो कि मैंने तब सुनी थी जब मैं नया नया इस गांव में आया था। इसलिए मैंने भी कभी उन पर उतना अच्छे से गौर नहीं किया। खैर, अब मुझे उनके घर तक पहुंचते हुए करीबन 3:30 बज चुके थे। सर्दियों के दिन थे, इसलिए अंधेरा भी थोड़ी देर में ढल जाने वाला था। लेकिन जब हम उस तालाब के पास से होकर गुजर रहे थे कि तभी मुझे वो दिखी। मैंने देखा कि तालाब के बिल्कुल साथ ही में लाल साड़ी पहने एक लंबी सी औरत वहां खड़ी हुई थी। उसके बाल बहुत ही बिखरे हुए थे और उन्होंने उसके चेहरे को बिल्कुल ढक रखा था। वो सब देखते ही मेरे तो जैसे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था। मैंने ये भी देखा कि इस औरत के पैर जमीन से 4-5 इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। मैं उसका चेहरा देख तो नहीं सकता था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो चुका था कि वो औरत वहीं हवा में झूलते हुए मेरी तरफ ही देख रही थी। मुझे यूं घबराया हुआ देख उस आदमी ने भी वहां देखा और फिर अचानक से उसने मेरी कलाई कस के पकड़ ली और कहा, सुरेश भाई, वहां बिल्कुल भी मत देखो, सिर्फ सीधा सीधा देखते हुए घर के अंदर चलो। मुझे एहसास हुआ मेरे साथ वाले आदमी की भी आवाज डर के मारे कांप रही थी। जब हम घर के अंदर घुसे तो मैंने देखा कि उसकी बूढ़ी मां बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उनकी तबीयत चेक की और थोड़ी देर बाद उन्हें इंजेक्शन लगा, कुछ दवाइयां भी दे दी। लेकिन मेरे दिमाग से उस औरत का मंजर जा ही नहीं रहा था और उन बूढ़ी अम्मा का इलाज करने के बाद मैंने उस आदमी को कोने में खींचकर उस औरत के बारे में पूछा। तब उसने मुझे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बताई। उसने कहा, आप अब तक समझ ही गए होंगे कि वो कोई इंसान नहीं थी। दरअसल वो एक पिच्छल पेरी है और ये एक ऐसी इकाई होती है जिसके पैर पीछे की तरफ घूमे होते हैं। इस गांव में न जाने कितने सालों से है, जब हमारे बुजुर्ग भी जवान हुआ करते थे। उस आदमी की ये सब बातें सुन मेरा गला सूख पड़ा था। मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि जिस चीज को मैं इतने समय से अपने दिमाग का एक वहम समझता हुआ आ रहा था, वो तो बल्कि एक सच था। अब उस आदमी ने बहुत ही घबराते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम लोग इस गांव में रात के वक्त बहुत कम ही निकलते हैं और अगर निकलते भी हैं तो बहुत सावधानी से अपना बचाव करते हुए निकलते हैं। लेकिन आज उसको तालाब के पास देख मैं भी बहुत घबरा उठा था, क्योंकि पिछले कुछ सालों से गांव में किसी ने भी उसे नहीं देखा था और हम लोग यही समझ बैठे थे कि वो इस गांव को छोड़ अब जा चुकी है। लेकिन उसका यूं दोपहर के वक्त दिखना, नहीं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे पूरे गांव पर कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। लेकिन क्या अब मेरा इस घर से निकलना सुरक्षित रहेगा? मैंने उस आदमी से उसी घबराहट में पूछते हुए कहा। मैंने देखा कि उन्होंने अपने घर की सारी खिड़कियों को बहुत अच्छे से बड़े बड़े पर्दों से ढक रखा था, ताकि किसी की भी नजर उस तालाब की तरफ ना जाए। आप यही रुकिए, उस आदमी ने मुझसे कहा और अब अपने घर के मंदिर में पड़ी हनुमान चालीसा उठा मेरे पास ले आया और बोला, आप इसे अपने साथ रखते ही यहां से जाएं। और हाँ, ध्यान रहे, उस आदमी ने अपनी आवाज को बहुत धीमी करते हुए कहा, अगर आपको उसके घुंघरों की आवाज अपने पीछे से आए तो भूल कर भी वहां पीछे मुड़कर मत देखना। वो तुमसे कदम मिलाएगी, लेकिन तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना। चाहे जितना खतरा महसूस हो, बिना पीछे मुड़े सीधे चलते रहना है। उस वक्त मेरा शरीर सर से पांव तक ठंडा पड़ चुका था। अगर आप कहें तो मैं भी आपके साथ चल सकता हूं। आखिर आप ही मेरी वजह से यहां तक आए हैं, उस आदमी ने कहा। लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वो मन ही मन आशा कर रहा था कि मैं उसे ना ही कर दूं। उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी।
लेकिन मैंने वहां से अकेले ही जाने का फैसला किया। मैं हनुमान चालीसा को अपनी छाती से लगाए वहां से तेजी से बिना इधर उधर देखे चलता हुआ आधे घंटे बाद अपने कंपाउंड तक पहुंच गया। लेकिन जब मैं राहत की सांस ले ही रहा था कि अब मैं सुरक्षित हूं कि तभी किशन मेरे पास बहुत ही घबराता हुआ आया और मुझसे कहने लगा कि हम दोनों को उसके घर जल्दी से चलना होगा, क्योंकि उसके घर से उसकी माँ का अभी अभी उसे कॉल आया था कि उसके पिता की तबीयत बहुत ही खराब थी। और अब उसी हड़बड़ाहट में मुझसे वो हनुमान चालीसा मेरे कमरे की टेबल पर ही रह गई। मैं बैग उठाए किशन के साथ बाहर वाली सड़क पर जाने लगा और वहां से हम दोनों ने एक रिक्शा पकड़ उसके घर पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने पर हम दोनों को एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता लगी। हमने देखा कि उसके पिता तो बिल्कुल सही हालत में थे, लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये थी कि उसकी मां ने कहा कि उन्होंने तो किशन को कॉल ही नहीं किया था। मैं और किशन ये सब सुन बहुत अचंभित रह गए। मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद ये सब किशन का कोई मजाक ही होगा, लेकिन अगले ही पल एहसास हुआ कि चाहे किशन कितना ही मजाक के किस्म का ना हो, लेकिन वो इतना बेकार मजाक कभी कर ही नहीं सकता था। अब इन्हीं सब चीजों के चलते हमें वहां से वापस आते हुए भी ना कोई रिक्शा मिल रहा था और ना ही कोई बस। पता नहीं क्या ही अजीब बात थी उस रात में। ये सब कुछ इतना खाली और सुनसान सा हो गया था। और जब काफी देर बाद भी हमें कुछ नहीं मिला तो हमने पैदल ही वहां से जाने का फैसला किया। रास्ते में चलते हुए मैंने किशन को जो कुछ मैंने आज देखा था वो सब कुछ बता दिया था। लेकिन इस बार किशन मेरी बातों पर हंस नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक ठहराव आ चुका था। वो तो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आज शाम उसकी मां की आवाज में आखिर उसको किसने कॉल किया था। और अब इन्हीं सब ख्यालों में हम दोनों गांव के एक सुनसान सड़क से कंपाउंड की तरफ चलते हुए जा रहे थे। रात के करीबन 9 या 10 बज चुके थे। जो लोग गांव में रह चुके हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि गांव में रात 10 बजे ही इतना अंधेरा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि रात के 2 बज चुके हों। सड़क बिल्कुल वीरान थी और हम दोनों चुपचाप वहां से चलते हुए जा रहे थे। मैं बस कंपाउंड के अंदर तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। क्योंकि जब हम उस सुनसान सड़क से चल रहे थे कि तभी हमें बिल्कुल अपने पीछे से किसी के घूंघरों की आवाज आई। वो सुन मेरा दिल एकदम से बैठ गया। लेकिन किशन जैसे ही मुड़कर पीछे देखने ही वाला था कि मैंने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि किसी भी हाल में पीछे मत मुड़ियो, बस चुपचाप सीधा देखते हुए चलता रहे। किशन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और उसने उसी डर में धीरे से मुझे सिर हिलाते हुए हाँ का इशारा किया। हम दोनों ने चलना शुरू किया, लेकिन उन घूंघरों की आवाजें हमारे कदम के बिल्कुल साथ साथ ही आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो औरत हमसे सिर्फ एक ही कदम पीछे ही हमारे कदम से कदम मिला हमारा पीछा कर रही थी। जैसे जैसे हम चलते वो भी हमारे पीछे पीछे चलती रहती। मैंने देखा कि किशन मेरे से भी ज्यादा घबराया हुआ था। कि किशन कुछ भी हो जाए तू पीछे मत मुड़ियो, मैंने उससे कहा। लेकिन कहते हैं ना कि हम कभी हमारी सहज वृत्ति से ज्यादा नहीं लड़ सकते। और अब जैसे ही उस औरत के घूंघरों की आवाज एकदम से तेज और हमारी तरफ दौड़ती आई, तभी डर के मारे किशन का मुंह पीछे की ओर अपने बचाव के लिए मुड़ गया। और इससे पहले कि मैं कुछ भी कर पाता कि तभी इतनी दर्दनाक चीख की आवाज मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में नहीं सुनी थी। और किशन के चलते अब मेरा भी मुंह पीछे की तरफ मुड़ ही गया। मैंने देखा कि किशन की लाश बिल्कुल मेरे पीछे जमीन पर ही पड़ी हुई थी। उसकी मुंडी टूट बिल्कुल उल्टी तरफ मुड़ चुकी थी। वो एक ही पल में मर चुका था और उसकी लाश के ऊपर अपने दोनों पैरों पर बैठी हुई थी वो पिच्छल बेरी। और इस बार मैं उसका चेहरा देख सकता था। उसका चेहरा पूरा जला हुआ और काला सा था, लेकिन उसकी दोनों आंखें बिल्कुल सफेद रंग की थी। वो किशन की लाश पर बैठे एक भयानक सी हंसी हंस रही थी। ये सब देख मैं भी हिम्मत हार चुका था
और ज़मीन पर वहीं बेहोश होने ही वाला था कि तभी दिल के एक कोने से जीने की ख्वाहिश जाग उठी और मैं खुद को संभालता हुआ वहां से भागने लगा। भागता हुआ मैं अपने कंपाउंड में वापस आ गया और उसके लोहे का बड़ा सा दरवाज़ा बंद कर मैंने उसे अंदर से लॉक कर दिया। दरवाज़ा बंद तो था, लेकिन किशन की मौत का मंजर मेरी आंखों से जा ही नहीं रहा था। मैं मन ही मन जानता था कि अब वो औरत मेरा ही पीछा करेगी। मुझे अंदर आए अभी 5 ही मिनट हुए होंगे कि बाहर तेज आंधी चलना शुरू हो गई और थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई। बिजली की रोशनी खिड़कियों से अंदर आकर ऐसी परछाई छोड़ती कि ऐसा लगता कि वो औरत इधर उधर ही कहीं किसी कोने में हो। और अब बस कुछ ही पलों के बाद उस बारिश की आवाज़ के साथ बाहर से पायल की छन छन की भी आवाज़ें आना शुरू हो गई। हर बारिश की बूंद और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ उन पायलों की आवाज़ भी खुल जाती। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो औरत बिल्कुल दरवाजे के बाहर ही घूम रही हो। और अब मैं अपनी सांसें थामे दबे पाऊँ उस दरवाजे से डर के मारे पीछे होता रहा। और तभी एक बिजली की तेज़ रोशनी में मेरी नज़र मेरे साथ वाली खिड़की पर पड़ी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो दूर ही वहाँ एक लंबे बालों में वही औरत खड़ी हुई थी। बिजली की रोशनी में उसका पूरा शरीर चमक रहा था और मैंने देखा कि वो अपना एक हाथ उठाए मेरी तरफ, यानी कि कंपाउंड की तरफ इशारा कर हंसने लगी। और बस अगले ही पल वो उस बारिश में कहीं गायब हो गई। लेकिन उसके गायब होते ही कंपाउंड के अंदर एक आवाज़ गूंज उठी। वो आवाज़ किसी औरत के धीरे से रोने की थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है, लेकिन मैंने ध्यान से सुना तो मुझे एहसास हुआ कि ये रोने की आवाज़ कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी कमरे से आ रही है। ये कमरा नर्स अमृता का कमरा था, लेकिन वो तो शाम को ही घर चले जाया करती हैं, तो वो अभी अपने कमरे में क्या कर रही थी? शायद वो आज घर ना गई हूँ, मैंने खुद से कहा। और अब मैंने टेबल से लालटेन उठाई और बहुत हिम्मत जुटा मैं उस कमरे की तरफ धीमे धीमे जाने लगा। उस वक्त मेरा दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो मेरी छाती में ही फट जाएगा। जब मैं उस कमरे तक पहुंचा तो मैंने देखा कि उस कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था। वो रोने की आवाज़ अंदर से ही आ रही थी। मैंने अपने कपकपाते हुए हाथों से अपनी लालटेन को आगे किया और दरवाज़ा धीमे से खोल दिया। लालटेन की रोशनी में मैंने देखा कि कोने में एक औरत जमीन पर बैठ अपना मुंह छुपाए रो रही थी। उसने नर्स के कपड़े यानी अमृता के कपड़े पहने हुए थे। मैंने डरते हुए उनसे पूछा, नर्स दीदी आप यहाँ कैसे आई? और मेरे कहते ही उस औरत ने अचानक से रोना बंद कर दिया। अचानक से वहां एकदम गहरा सन्नाटा छा गया और अब उस औरत ने रोना छोड़कर अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और लालटेन की रोशनी में मैंने जो कुछ देखा उसे देख तो मेरी रूह ही कांप उठी। मैंने देखा कि वो अमृता तो थी, लेकिन उनकी दोनों आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक सा लग रहा था। वो मुझे देख हंसने लगी। मेरे कांपते हुए हाथों से मेरी लालटेन वहीं गिर गई और हर जगह गहरा अंधेरा छा गया। मैं वहां से भागने लगा और बहुत मुश्किल से अपना कमरा ढूंढ उसके अंदर घुस गया। लेकिन बाहर से मुझे पायलों के छन छन की आवाज़ मेरे कमरे की तरफ आती सुनाई देने लगी। आज तो मेरा मरना तय था। लेकिन अब यही सब सोचते हुए मेरी नज़र कमरे की टेबल पर पड़ी, उस हनुमान चालीसा पर गई जो आज मुझे एक आदमी ने दी थी। मैंने उसे अपने हाथों में पकड़ लिया और मन ही मन भगवान का जाप करने लगा। बाहर वो औरत दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगी और बस कुछ ही देर में उसने वो दरवाज़ा भी धड़ाम कर तोड़ दिया। दरवाज़ा टूटते ही कमरे की लाइट्स ऑफ हो गई
और उस अंधेरे में मुझे उसके मेरे पास आने की आवाज़ आने लगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मेरे चारों ओर मुझे गर्माहट सी महसूस होने लगी, जैसे वो हनुमान चालीसा मेरे चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बना रही हो। मुझे आखिरी बस इतना ही याद है, जब वो औरत उस अंधेरे में मेरे पास चलती आ रही थी और इसी के चलते मैं वहीं बेहोश हो गया। आंखें खुली तो देखा कि अब सूरज की किरणें खिड़कियों से आती घर के अंदर आ रही थी। अब सुबह हो चुकी थी। मैंने उठकर देखा तो देखा कि मैंने अभी भी उस हनुमान चालीसा को अपने हाथों में पकड़ रखा था। बाहर कोई तेजी से दरवाज़ा खटखटा रहा था और अब वो उस दरवाजे को तोड़ने लगे। वो शायद पुलिस वालों की आवाज़ थी। वो लोग जब अंदर आए तो मुझे उस हालत में देख मुझसे सब कुछ पूछने लगे। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद नहीं। शायद एक गहरे सदमे की वजह से मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि मैंने उन्हें सारी घटना के बारे में बता दिया था। साथ में कुछ गांव वाले भी थे जो मेरी बात का यकीन कर रहे थे। लेकिन उस दिन सबसे हैरान कर देने वाली बात जो मुझे पता लगी थी वो ये थी कि उस शाम जब अमृता अपने घर जा रही थी तभी रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। कोई नहीं जानता कि उसको किसने मारा था। पुलिस वालों को सिर्फ उसकी और किशन की लाश सड़क पर मिली थी। इस घटना के बाद मैंने वो गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं आज भी सोचता हूं कि अगर उस दिन मेरे हाथ में वो हनुमान चालीसा ना होती तो आज मैं भी जिंदा ना होता। मुझे आज भी रात भर किशन की वो दर्द भरी चीखों की आवाज़ें याद आती हैं और मैं डर से कांप उठता हूं।